एक इंतहाई मनहूस और मलून आदमी की, बदबख्त आदमी की ट्वीट आई। वो इस काबिल नहीं है जलील आदमी के मैं उसका नाम भी लूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं आपको चंद बड़ी ज़रूरी बातें बताना चाह रहा हूँ आज, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज का ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको ये TLP तहरीक लब्बैक का, नून लीग का, जहांगीर खान तरीन का और तालिबान का, इन सारों का फिर आपको नेक्सस समझ आना शुरू होगा कि इन सारों का आपस में क्या गठजोड़ है और क्यों इस वक्त बैरूनी ताकतें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि इमरान खान की हुकूमत को किसी तरह डिस्टेबलाइज कर दें और उसको गिरा दें। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ बातें जो है मैं आपको वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट वीलॉग्स में बताता रहा हूँ, और चांसेस आर कि शायद आपने देखी हो, शायद आपने ना देखी हो, तो कुछ बातों को रिकन्स्ट्रक्ट मैं करूँगा और आपको मैं एक एक स्टोरी लाइन दूंगा और फिर आपको पता चलेगा कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त इस मुल्क में, मसलन तहरीक लब्बैक और जहांगीर तरीन का क्या ताल्लुक है, जहांगीर तरीन को और नून लीग का क्या ताल्लुक है, और इन सारों का मिला के इमरान खान की हुकूमत से क्या ताल्लुक है। ये जो ब्यूरोक्रेसी की बातें हो रही हैं, जो पुलिस की बातें हो रही हैं, ये सब कुछ, ये भी सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। इनका तालिबान से क्या ताल्लुक है, ये TTP से क्या ताल्लुक है। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान जो है, मैंने आपको कई दिन से कह रहा हूं कि अपने नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, और ये जो चंद दिन हमारे हैं आगे, और चंद दिन मुल्कों की तारीख में, चंद दिन का मतलब महीना 2 महीने, अब इस तरह से होता है। मुल्कों की तारीख में तो हफ्तेवार हम दिन नहीं देखते। ये इंतहाई अहम है और ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान ने आगे जाना है कि पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता और जो है वो किसी खाई में गिरना है, और ये आपको और हमारा एक फैसला होगा। अब आप देखें कि एक ट्वीट आई, एक इंतहाई मनहूस और मलून आदमी की, बदबख्त आदमी की ट्वीट आई। वो इस काबिल नहीं है जलील आदमी के मैं उसका नाम भी लूं, लेकिन वो मनहूस है जिसने हज़ूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के खाके कुछ बनाए, को कार्टून बनाए, उनकी जसारत की, और जिसके ऊपर सारा हंगामा शुरू हुआ, आपको याद होगा। अब उसकी एक ट्वीट आई है, और उसकी एक ट्वीट आई है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि तहरीक लब्बैक को बैन कर दे, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि साद रिजवी को अंदर कर दे, और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको यानी आज़ाद करे। बेसिकली इस ट्वीट को इस वक्त करने का मतलब जो है वो और मज़ीद इश्तिआल दिलाना है, और हुकूमत और अवाम के बीच में, इदारों और अवाम के बीच में, रियासत और अवाम के बीच में मज़ीद जो है खलीज पैदा करनी है। क्योंकि उस मनहूस का कोई काम नहीं है, उसको तो चाहिए कि अपनी आकबत की फिक्र करे, क्योंकि मेरे ईमान के मुताबिक तो वो दोज़ख की बदतरीन मकामात जो है वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो गुस्ताख रसूल होते हैं, वो ज़िल्लत और रसवाई जो होती है उनका मुकद्दर होती है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि आखिरत में भी। अब आ जाते हैं आपको कि ये कैसे हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि मैंने आपको 2 हफ्ते पहले एक वीलॉग किया था, और उसमें मैंने आपको ग्रेफ के मुतालिक बताया था, ये गोल्डन रिंग के मुतालिक बताया था कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, ये मिलकर एक इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें मिलकर उन्होंने अपनी मईशत को तरक्की देनी, जिसमें मिलकर एक सिंगल करेंसी के अंदर डील करना ताकि डॉलर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, जिसमें मिलकर एक दूसरे के कारोबार को और लोकल सनतों को फ़रोग देना, जिसमें मिलकर एक दूसरे की यूथ को तालीम और रोज़गार के मौके फराहम करना। अब अगर ये सब कुछ होता है तो आप एक बहुत बड़ा ब्लॉक जो वेस्ट का है, अमेरिका का है, आप उससे बाहर निकल जाते हैं और आप इस रीजनल ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जिसके ऊपर कई मैं वीलॉग्स कर चुका हूँ, कि जब से अमेरिका ने यह ऐलान किया है कि वो मई के अंदर निकल रहे हैं अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ पे तालिबान के मुख्तलिफ फैक्शंस जो हैं, धड़े जो हैं, उनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, और एक बहुत बड़ा धड़ा है जो TTP का है, वो इंडियंस उसको बैक कर रही हैं और रॉ उसको बैक कर रही है। अच्छा, अमेरिकन जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको यहाँ से सेफ एग्जिट दिलवाए, और पाकिस्तान जो है वो एक हद तक तो दिलवा सकता है, लेकिन वो TTP जो इंडिया के पेरोल पे है उससे वो कैसे दिलवाए। तो पहले अब आप देखें कि हमारे जो बरादर ममालिक हैं उनके थ्रू जोर पड़ना शुरू हो गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पीस हो, ताकि एक दूसरे से कोऑपरेट करें। बेसिकली ये पीस जो है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये अमेरिका की फौजों का जो इनखला है उसको पीसफुल इंश्योर करना है उसको वहां से।
अच्छा, पाकिस्तान कुछ बातों पे अड़ा हुआ है, पाकिस्तान कुछ चीज़ों पे अड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो है उसने हफीज़ शेख को फारिग कर दिया, IMF के बंदे को, उसने और एक दो ऐसे स्टेप्स लिए कि जिससे वर्ल्ड बैंक और IMF को अब वो मंजूर नहीं है। डॉलर जो है गिरना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। अब ऐसे मौके पे हुकूमत के खिलाफ कैंपेन भी होनी है ताकि किसी तरह इमरान खान की हुकूमत जो है उसको बदला जाए और यहाँ पे दोबारा अमेरिका का वो वाला असर रसूख जो चाइना और रशिया के आने से पहले था उसको किसी तरह इम्पोज किया जाए, और उसमें जो जो उनके महरक़ात हैं, जो जो उनके मोरे हैं, जो जो उनके प्यादे हैं, उनका वो इस्तेमाल करना। अब सबसे पहले क्या किया कि इमरान खान को आइसोलेट करने की बातें आ गई, और आप वीडियोस देख रहे हैं व्हाट्सएप पे कि जी कौन कौन इमरान खान का करीबी दोस्त है जिसको इमरान खान ने धोखा दिया, कौन कौन ऐसा है कि जिसको PTI की गवर्नमेंट ने धोखा दिया। अब उसमें जहांगीर तरीन भी है, उसमें मुबशर लुकमान भी है, उसमें समी इब्राहिम भी है, उसमें शाहिद मसूद भी है, उसमें डॉक्टर दानिश भी हैं, उसमें सारे वो लोगों का मैं मुख्तलिफ जगहों से देख रहा हूँ फीडबैक जो आ रहा है कि जी जिसने इमरान खान को सपोर्ट किया उसको नुकसान हो रहा है। तो मैं आपको आज अल-ऐलान बता रहा हूँ कि ये गलत है। हमारा नफ़ा या नुकसान उससे इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है, और हम में से किसी का। अब जहांगीर तरीन को उसके सामने किसके थ्रू खड़े किया? अपने बाबुओं से, जो आपके इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इनके अपने लोग हैं, एहलकार जो इनके पेरोल्स पे हैं। मैं तो नाम एक ले रहा हूं, मैं तो आजम खान का नाम ले रहा हूं कि आजम खान उसमें पेश है, लेकिन उसमें और भी बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। बहरहाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी है तो बड़ा अहम है। तो वह इसलिए कि इस वक्त अगर जहांगीर तरीन डर के, खौफजदा हो के, गुस्से के अंदर किसी तरह का रिटेलिएट कर देता है इमरान खान के ऊपर, तो 24 घंटे में आपको पता है इमरान खान की हुकूमत जो है, क्योंकि उसकी वो तादाद नहीं है विफाक में और पंजाब में, तो वो गवर्नमेंट यूँ चेंज हो जाती है। तो जहांगीर खान तरीन की मेहरबानी है कि वो अभी भी यही समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैं PTI का हिस्सा हूं, मुझे दीवार के साथ मत लगाओ, मुझे इतनी दूर मत लेके जाओ, ताकि PTI के अंदर जो है वो दरार जो है वो पैदा ना हो। अब साद रिजवी साहब को जिस वजह से किया था, अरेस्ट किया था, क्योंकि 20 तारीख को ये जो लॉन्ग मार्च करना चाह रहे थे, मैं इसका भी तफसील से आपको बता चुका हूं कि फ्रांस जो है बड़ा एक्टिव है फाटफ के ऊपर, और ईद के दिन, ये रमजान से एक दिन पहले इसलिए हुआ कि ईद के दिन फाटफ का इजलास है, उसमें इंडिया और फ्रांस बड़ी खुलकर लॉबी कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह ब्लैक लिस्ट हो जाए। खुदा ना खास्ता अगर उनकी ये बात पूरी हो जाती है तो पाकिस्तान की तो इंडिया जो है बोटिया नोच सकता है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा। मैं आपको जो बात है मैं आपको वो बता रहा हूं। हमें फाटफ की उस लिस्ट से, उस तलवार से, 2 धारी तलवार है, उससे किसी तरह अपनी गर्दन जो है वो बाहर निकालनी है और अपने आप को एक सेफ एग्जिट देना है। अब फ्रांस के साथ पूरी यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के साथ बरतानिया है, बरतानिया के साथ अमेरिका है, अमेरिका के साथ इस वक्त इंडिया है। ये अब आप पूरा नेक्सस देखना शुरू हो जाए। इंडिया के साथ इजराइल है। ये कुछ छोटी बातें नहीं है। बरतानिया ने आपको टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर डाल दिया। ये ऐसे ही नहीं हो गया, ओवरनाइट नहीं हो गया। अच्छा, उन्होंने वो फाइनेंसिंग उसमें डाला, इधर साद रिजवी को उठाया गया और 25 मिनट के अंदर 24 शहरों के अंदर एक ही तरह का ब्लॉकेज हुआ। वही कंटेनर्स आना शुरू हो गए, उसी तरह का पेट्रोल इस्तेमाल होना शुरू हुआ, उसी तरह गाड़ियां नजर आतिश होनी शुरू हुई। चंद सौ का टोला हर जगह पे आ रहा है। एक जो है वो पुलिस वालों को टारगेट कर रहा है, एक जो है गाड़ियों को टारगेट कर रहा है, एक जो है इमारतों को टारगेट कर रहा है। बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड ये प्लान था। देखिए, हर शहर का मॉब जो है, हर इलाके का मॉब जो है वो एक प्लान लेकर नहीं आता जब तक उसको दिया ना जाए, जब तक उसको फीड ना किया जाए, जब तक उसकी तैयारी ना हो, उसके पास पेट्रोल हो, उसके पास दिया सलाई हो, उसके पास और केमिकल्स हों जिनसे उसने करना है, उसके पास वो हथियार हों कि जिससे उसने लोगों को मारना है, तोड़ना है और ये सब कुछ करना है। तो ये बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। ये तहरीक लब्बैक के, मैं ये मानता हूं कि उनके बहुत से लोग हैं कि जो इसमें शामिल नहीं होंगे, जिनकी सोच जो है तोड़ फोड़ की नहीं होगी, लेकिन एलिमेंट है जिसकी थी, और वो रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ और बिलखसूस पुलिस को उन्होंने जिस तरह टारगेट किया, वो लोगों को और यानी लोगों के अंदर ये बावर कराना था कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो बहुत कमज़ोर है और उनकी कोई औकात नहीं है कि वो तुम्हें किसी भी मुजरिम से बचा सके। अब ये हो गया, ये भी हो गया। अब उसके बाद अब गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करना शुरू हो गई। गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा बेवकूफ़ियाँ की कि जी इसको एकदम से कैबिनेट में आके बैन कर दिया। मेरे ख्याल में उसको जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है उसको करना चाहिए, उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड बुलाना चाहिए था
उन सबसे मुशावरत करनी चाहिए थी। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती, एक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट ना होती, तो उसका एक बड़ा फर्क पड़ना था। लेकिन खैर एनीवे, जो हो गया हो गया। अब आगे चलते। अब आगे क्या होगा? आज आपने बयान देखे राना सनाउल्लाह के, आज आपने कल आपने बयान सुने वो ड्रामा क्वीन के सारे के जी नवाज शरीफ के अगर वो जो है जमीन पे जो वापस ली गई, जो कि औकाफ डिपार्टमेंट की, नवाज शरीफ ने यानी धोखाधड़ी से ली। और ये पुराना तरीका है इस मुल्क में, जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ है आज तक, और ऐसे लाखों लोग हैं जिनके प्लॉट पे जमीन पे ज़राई अराजी पे कब्जे हुए, उनको पता है वो किस तरह से इंतकाल होता है और किस तरह फौरन बिक जाती है, फिर दूसरे हाथ, तीसरे हाथ, चौथे हाथ, पांचवें हाथ, और फिर वही अदालत में लेके पहुंच जाते हैं कि तो जी इतने हाथों से बिकी हुई है, तो आपको अब ख्याल आया कि हमने कब्जा किया हुआ। और एक्चुअली नवाज शरीफ की जो जमीन की बात हो रही है वो वालदा के पास बिकी, वालदा से मियाँ साहब को बिक गई, मियाँ साहब से शरीफ साहब को बिक गई, शरीफ साहब से फिर मियाँ साहब को आ गई, मियाँ साहब से फिर औलाद को बिक गई, औलाद, यानी 5 हाथ उन्होंने रेवेन्यू बोर्ड में उसको ट्रांसफर कर दिया उस जमीन को, ताकि अब वो हाई कोर्ट में खड़े होकर कह सकते हैं कि जी हमारे पास तो ये डॉक्यूमेंट्स है, 40 साल में 5 दफा तो ये ट्रांसफर हो चुकी है। अब आप कैसी बात कर रहे हैं कि ये हमारी जमीन नहीं, हम तो 5वें खरीदार हैं, जबकि सारे अपनी फैमिली की लड़ी है जो उसको खरीद रही है। सडनली अब आप देखिएगा, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, और अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, क्योंकि जो PMLN के लोग हैं, जो जेन्युइन पाकिस्तानी दोस्त हैं, पाकिस्तान के का दर्द रखते हैं, उनको मेरी बात से इस वक्त तकलीफ होगी कि PMLN एकदम से वही काम शुरू कर देगी अभी 2 दिन के बाद जो TLP कर रही है पिछले 5 दिन से, और फिर PMLN के साथ 1-2 और फोर्सेस जो हैं वो भी शामिल हो जाएंगी। सडनली आप सुन रहे हैं बाहर से बड़ा पैसा आया हुआ है, ये पैसा आया हुआ है। वो पैसा किस लिए आया है? वो पैसा क्या जलसों के लिए आया है? वो पैसा क्या साउंड सिस्टम लगाने के लिए आया है? वो पैसा क्या DJ भट्ट को हायर करने के लिए आया? नहीं, वो पैसा आया है इस मुल्क में तखरीबकारी करने के लिए। और जिस दिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान विजिट करके गया और उसने एक ब्लैंक चेक रखा, उसने कहा पाकिस्तान को जो चाहिए हम उसको दे देते, तुम्हें तैयारे चाहिए, तुम्हें आबदोजें चाहिए, तुम्हें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, तुम्हें स्टील मिल चाहिए, तुम्हें केमिकल प्लांट चाहिए, तुम्हें कोई और मशीनरी चाहिए, तुम्हें टेक्सटाइल और लगानी है, तुम्हें जो चाहिए तुम रशिया से ले लो, ये ब्लैंक चेक है। चाइना खुलकर आपको कह रहा है कि तुम्हें जो चाहिए वो चाइना से ले लो, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है इसको पूरा होने दो। गवादर से ये फायदा है, रेलवे लाइन से ये फायदा है, ईरान और पाकिस्तान का अगर ट्रेड होता है उसका ये फायदा है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अगर ट्रेड खुलता है, अमन होता है, तो उसका ये फायदा है, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। नुकसान किसका? जब भी इलाके में कहीं मर्डर होता है, जब भी इलाके में कोई चोरी होती है, कोई डकैती होती है, या जब भी कॉर्पोरेट लेवल पे ऐसी कोई चोरी होती है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज है, जो पुलिस है, वो पहले एक चीज पे इन्वेस्टिगेट करती है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसका फायदा किसको हो रहा है। तो दिया सलाई लग रही है फ्रांस में, दिया सलाई लग रही है नॉर्वे में, दिया सलाई लग रही है डेनमार्क में, दिया सलाई लग रही है अमेरिका में, और आग लग रही है पाकिस्तान में। गाड़ी जल रही है पाकिस्तान में, रिक्शा जल रहा है पाकिस्तान में, दुकान टूट रही है पाकिस्तान में, कत्ल हो रहा है पाकिस्तान में, वर्दी तार तार हो रही है पाकिस्तान में। ये नुकसान हम कर रहे हैं। हमें वो इतना अब अगले 2 महीने के अंदर लड़ाना चाहते हैं कि एक तो फाटफ के ऊपर से वो हम पे वो कारी जर्ब लगाएं कि हम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे, खुदा ना खास्ता हम पर जो है खाना पीना, आप अभी कहते हैं ना लग जाए सैंक्शन कोई बात नहीं है, वो दवाइयां नहीं आएंगी, दवाइयां, लाइफ सेविंग ड्रग्स, खाने पीने की अशिया नहीं आएंगी। बाकी चीजों को छोड़ दें, मैं सेंट परफ्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कपड़ों की बात नहीं कर रहा, ये तो हम खुद बना सकते हैं। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं कि जिनके बगैर आप जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। हम 21वीं सदी में हैं, हम बिजली के बगैर नहीं कर सकते तसव्वुर, हम गैस के बगैर हमें जीना अब मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी ज़रूरियात हैं, ये हमारी लग्जरीज नहीं है। इसलिए ज़रा होश की बातें करें। ये आपस में हमको लड़ा रहे हैं, आपस में हमको भड़का रहे हैं, आपस में हमको दस्तों गिरबां कर रहे हैं, ताकि हम किसी तरह इस मुल्क के बखिए उधेड़ दें, जो कि हम आपस में लड़ लड़ के कर रहे हैं। अब जितने लोगों ने उस मलून की ट्वीट को रीट्वीट किया पाकिस्तानियों ने, मैं तो कहता हूं आफरीन है भाई तुम्हारे ऊपर। 99% लोगों को पता ही नहीं था उसने अपना क्या एक फिसादी हरकत की, और तुमने रीट्वीट कर करके उसका जवाब दे देकर तुमने जो है उसको हर एक की नजरों में ले आए हो। तुमने सडनली उस ट्वीट को जुबान ज़दे आम कर दिया। ये मत करें,
ये हमारी बेवकूफ़ी है, ये हमारी कोताही है, ये हमारी कमज़ोरियाँ कि हमें अपने दुश्मन की कारी ज़रबें नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान में अगर लड़ाई होती है शिया में, सुन्नी में, देवबंदी में, बरेलवी में, अहले हदीस में या किसी काफिर के साथ और मुसलमान के साथ, उसका नुकसान पाकिस्तान को पहुंचना है। हमारे मजहब को तो पहुंचना ही पहुंचना है कि लोग बाहर देखे कहेंगे यार ये कैसे नाम लेवाएं, ये कैसे अपना ईमान वाले हैं जो एक दूसरे का खून निकालने पे, सर फाड़ने पे ये बज़िद हुए हुए हैं। देखिए, हम इमरान खान को हम बहुत चीज़ों पे क्रिटिसाइज करते हैं, हम महंगाई पे उसको क्रिटिसाइज करते हैं, हम उस्मान बुज़दार पे करते हैं, हम महमूद खान पे करते हैं, हम आज़म खान पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन एक बात जिस पे हम इमरान खान को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते वो ये कि वो दर्द रखने वाला एक पाकिस्तानी है। वो लायक हो सकता है, वो नालायक हो सकता है, उसकी टीम में अच्छे लोग हो सकते हैं, उसकी टीम में कमज़ोर लोग हो सकते हैं, लेकिन हम उनकी जो नेशनल इंटेग्रिटी है और उस स्पिरिट को हम नहीं डाउट कर सकते, ना किसी की भी स्पिरिट पर डाउट कर सकते, सिवाय उसके जो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के बाहर है, वहीं उसकी जायदादें, वहीं उसकी औलादें, वहीं वो खाबे खा रहा है और वहीं बैठ के वो कैंपेनिंग कर रहा है। और आपको पता है सब सारे एम्बेसडर्स, कौन कौन से एम्बेसडर्स जो हैं वो एवनफील्ड के अपार्टमेंट में पिछले 1 महीने में होकर गए हैं। अगर आप लिस्ट निकालें और कितनी तवातर से वो आए हैं तो आपको ये सारा गेम प्लान समझ आ जाएगा कि जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ, टीटीपी के साथ क्या हो रहा है, टीएलपी के साथ क्या हुआ और अब अगले 3-4 दिन में नून लीग क्या करने वाली है। पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई बड़ी साजिश है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप इस तरह से दफा कर सकते हैं, दफन कर सकते हैं कि हम आपस में बिल्कुल लड़ाई ना करें, हम एक दूसरे को ऊपर बिल्कुल हाथ उठाएं ना, हम एक दूसरे को गाली ना दें, हम एक दूसरे को हम जो खामखाम फॉल्स प्रोपेगेंडा हमारे पास आता है सोशल मीडिया के तहत उसको हम पास ऑन ना करें। जुल्फकार अली भुट्टो ने अपनी किताब लिखी थी द ग्रेट ट्रेजेडी, उसके जो पहला जुमला था वो था वी आर स्टैंडिंग ऑन क्रॉस रोड्स व्हेंस ऑल बट वन वे लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, अनकोट। लगता है आज यही हो रहा है। गौर करिएगा मेरी बात पे, सोचिएगा और फिर आपको सारा ये स्क्रीन प्ले ये एक फिल्म की तरह नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए किसी आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला इस मुल्क अपनी अमान में रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।